नमस्कार, मैं हूं पवन सिंवर। जनता टीवी के खास कार्यक्रम बजट चौपाल में आपका स्वागत है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर आम लोगों की राय जानेंगे। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली यानी ट्राई सिटी के रहने वाले लोग, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के जो लोग हैं, वो बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, बजट को लेकर किस वर्ग की क्या राय है, इस पर बातचीत करेंगे और लोगों के बजट से जुड़े क्या सुझाव हैं या बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इस पर बातचीत बजट चौपाल में करेंगे। इस वक्त हम कुछ औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं उनके पास पहुंचे। हमारे साथ जो है वो विष्णु गोयल जी हैं, जो स्टेट एडवाइजर हैं हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इसके साथ ही हमारे साथ रामकुमार गर्ग जी हैं। गर्ग साहब जो है वो वित्त सचिव है, फेडरेशन ऑफ चंडीगढ़ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इन सेक्टर को इस बजट में क्या उम्मीद है, किस तरीके का बजट होना चाहिए। गोयल साहब, आप बताइए कि किस तरीके के बजट की आप उम्मीद करते हैं, बजट में क्या सुझाव है आपको कि इस तरीके का बजट होना चाहिए। देखिए, जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, इस वक्त भारत हमारा बहुत डेवलपिंग नेशन है। हम पहले इसको देखते थे डेवलपिंग नेशन, नाउ इट इज़ वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन की तरफ हम लोग बढ़े हैं और इंडस्ट्री जो है इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है और भारत को इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मिली है और इसके कारण सरकार से और भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें कमी रह रही हैं उसे भी पूरा किया जाए। एक जो इंडस्ट्री का जो हम सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं कि बजट एलोकेशन में जो इंडस्ट्री जितना रेवेन्यू दे रही है उसके हिसाब से परसेंटेज बहुत कम है। बहुत कम परसेंट, 1-1.5% ही इंडस्ट्री को मिलता है, जबकि रेवेन्यू में 40% से ज़्यादा इंडस्ट्री का योगदान है। और जितनी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में भी अराउंड 41% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज़ टेकन केयर बाय द SMEs। SME को गवर्नमेंट महत्व भी बहुत दे रही है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा एक हम सुझाव जो वित्त मंत्री को देना चाहते हैं कि जो बजट एलोकेशन है इंडस्ट्री के लिए उसको बढ़ाएं। जिस चीज़ से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा कॉमन फैसिलिटीज़, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स और 2 टायर और 3 टायर जो सिटीज़ हैं उन पे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे साथ गर्ग साहब हैं। सर, ऑटोमोबाइल जो आप एसोसिएशन आप देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ आपको लगता है कि और ज़्यादा सरकार को बेहतर करना चाहिए इस बजट में? काफ़ी उम्मीद जो आप बनाए हुए हैं वो किस तरीके की उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, ऐसा है, हमारा जो कहना है, काफ़ी देर से हम इस बात को कह रहे हैं कि जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री है उसके लिए जो GST होना चाहिए वो 18% होनी चाहिए। फाडा, जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी बहुत बार सीतारमण जी से और फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट की और गडकरी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि भी 2 व्हीलर के ऊपर जो GST वो 18% से ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज 2 व्हीलर इज नेसेसिटी एज ऑन डेट। 4 व्हीलर जो बड़ी गाड़ियां हैं वो आज के दिन लग्जरी है, तो उसको देखते हुए हम इन चीज़ों को देखें। दूसरा, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, सर्विस है, ये MSME में आती है और जबकि हमारे चंडीगढ़ के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको MSE में मानते ही नहीं है। सिर्फ कहते हैं जो आपने वर्कशॉप खोली वो तो MSE में ले लेंगे, पर आपने जो डीलरशिप खोल के बैठे हो ये MSE में नहीं है। इसके लिए कहते हैं कन्वर्शन कराइए, वो कराइए, और मिस यूज और वायलेशन के नोटिस दे के उन पर करोड़ों रुपए के वो लगा दी है, पेनल्टीज लगा दी है। दूसरा, सीतारमण जी से हमारी एक और रिक्वेस्ट है, इसको टैक्स को 18% करते हो तो करें। MSME में जो इंडस्ट्री आती है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, बैंक लोन दे रहे हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज के बगैर लोन नहीं मिलता किसी को भी, नंबर 1, जो 2 करोड़ या 3 करोड़ से फालतू है। दूसरा, एक आदमी टाइम से इंस्टॉलमेंट दे रहा है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, पर अगर वो बैंक अकाउंट क्लोज करके किसी और बैंक में जाना चाहे वो किसी तरह से भी, उसको आज के दिन 4 क्लोज चार्जेस और लगाने शुरू कर दिए 4%, जबकि शुरू में जब लोन देते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस, ये वकील की फ़ीस है, ये इसकी वैल्यूएशन कराई हमने, उसकी फ़ीस, सब फीस ले ली, पर बैंक का लोन देने के बाद जो टाइमली इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ब्याज दे रहा है, एक दिन का सबको, उसको 4 क्लोजर चार्जेस लगा रहे हैं 4% का, विच इज़ एन हरेसमेंट, टॉर्चर टू द इंडस्ट्री, और एक किस्म की उसके ऊपर बड़ी पेनल्टी है कि तुमने टाइम पर लोन क्यों दिया।
तो इन चीज़ों को देखते हुए ये तो काफी चिंता वाली बात है कि अगर आप क्लोजर उस मोड में जा रहे हैं, आपका अगर ट्रैक पे ठीक रहा है मैनेजमेंट आपका बैंक के साथ, उसके बाद क्लोजर चार्ज के तौर पे आप कह रहे हैं कि 4% चार्ज लिया जाए। 4 के पीछे 5% भी लेते हैं। बहुत रिक्वेस्ट ओम्बुड्समैन में जाते हैं, वहाँ पे परवाही नहीं करते, सुनते ही नहीं। 2-2 महीने वहाँ फाइल पड़ी रहती है, हम बैंक को बुला रहे हैं, हम सुनते हैं ना, बैंक उनकी सुनता है ना हमारी सुनता है। उसके लिए बाद हमें टॉर्चर करके उनको माननी पड़ती है उनकी शर्तों को। और इन बैंकों ने, छोटे बैंकों ने तो ये हाल कर दिया, बड़े बैंकों का तो है ही है। छोटे बैंकों ने वो उसके भी गुरु हो गए हैं कि वो तो छोड़ते ही नहीं किसी को, हर तरह से तंग करने लग गए हैं। तो ये हैरेसमेंट को बंद करना चाहिए। और सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, इसको देख के इमीडिएटली आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि ये फोरक्लोजर चार्जेस दे शुड बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द चार्जिंग ऑफ द टू द कस्टमर्स। जो है वो गोयल साहब, आप ये बताइए कि जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को सरकार कहती है कि हमने बहुत जो है वो ऊपर लेकर जाने के लिए तमाम जो पिछले 7-8 साल में खासतौर पर फोकस किया है, और बारीकी से कहाँ पर ऐसा जो है वो निकोना है जो जिसको ज़्यादा जिसमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है गवर्नमेंट के लिए, फॉर डेवलपिंग नेशन के लिए। और इसमें जो कहते हैं, जैसे अब क्या एक प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं इंडस्ट्री में, स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज़ डिफरेंट है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप की पॉलिसीज़ डिफरेंट है। इंडस्ट्री जो है एक लार्ज इक्विपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आज उस स्टेट की अच्छी होगी अपनी फैक्ट्री उठाएंगे वहाँ ले जाएंगे, या उस जगह की अच्छी होगी हम दूसरी जगह चले जाएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए कि जैसे अब सोलर एनर्जी पे बहुत गवर्नमेंट फोकस कर रही है, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, द डेवलप्ड नेशन लाइक यूएसए में भी आज सोलर पे बहुत बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं और कंपल्शन की जा रही है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी उनके पास सफिशिएंट है, फिर भी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी ड्यूटी भी है एज ए सिटीजन ऑल्सो, और देश की भी ड्यूटी है। अब सोलर एनर्जी में इनको सब्सिडी हमें गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए कि जहाँ पे, और कुछ जैसे अब पीछे, अब एग्जांपल मैं देता हूँ, एमपी गवर्नमेंट हैज़ गिवन द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्री दिस टाइम, वेरी रिसेंटली। उससे क्या हो रहा है कि एमपी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी अच्छी आ गई है, जो नए यूनिट आने वाले हैं वो एमपी में जाने की कोशिश करेंगे। आज राजस्थान बेटर है, कभी कोस्टल एरिया बेटर हो जाता है। एक सेंट्रलाइज पॉलिसी जरूर हो कि जो मिनिमम एक लेवल तक वो सारी फैसिलिटीज़, जो बेनिफिट्स हैं उस लेवल में हर जगह मिलें, ताकि इंडस्ट्री को दूसरी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री से आपस में कंपटीशन करना ही मुश्किल ना हो जाए। आज एक मान लीजिए कोई यूनिट लगा हुआ है और उसका पैरेलल दूसरे यूनिट में नया यूनिट दूसरी स्टेट में आता है, उसकी प्रोडक्शन कैपिटल सब्सिडी और वर्किंग सब्सिडीज उसमें इतनी ज़्यादा मिलने लग जाए जो दूसरे यूनिट्स को अनकम्पिटिटिव कर दे। एक उसके लिए एक पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। और एक सोलर एनर्जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा, उसको एट ए हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं उसके। गर्ग साहब, जो कह रहे हैं गोयल साहब की जो स्टेट अपनी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, स्टेट अपनी पॉलिसी अपने स्टेट के आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए इंडस्ट्रीज को लेकर जो एक ऐसा पैमाना कम से कम हो जिसमें आप सभी इंडस्ट्रीज जो है वो इधर उधर ये ना देखे कि मेरे को मुझे प्लान कर लेना चाहिए, मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए, यहाँ से बेहतर मैं वहाँ काम कर पाऊंगा। कोई ऐसी सेंट्रल पॉलिसी है क्या अभी, और अगर है तो उसमें कोई कमी है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी इस तरह की पॉलिसी नहीं बनी कि सारे इंडिया में एक पॉलिसी लागू हो। जैसे कैपिटल सब्सिडी विष्णु जी ने बताया, ये एक बहुत ज़रूरी आज के दिन में रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, बड़ी इंडस्ट्री के लिए चाहे ना भी हो, पर एमएसएमई के लिए आज के दिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी यूपी के अंदर 20% कैपिटल सब्सिडी और 5%, 4.5% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रहे हैं। अगर आपको 9% ब्याज दे रहे हो तो बैंक को 5%, 4.5% ब्याज गवर्नमेंट दे रही है, तो आपको 3.5-4% में फैक्ट्री लग गई और 20 लाख रुपए आपको कैपिटल सब्सिडी मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है जो कि यूपी के अंदर करा है। मध्य प्रदेश में जैसे बताया, राजस्थान में, अब पंजाब और हरियाणा में ये चीज़ें नहीं है। चंडीगढ़ में तो 0% है ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी, यहाँ तो हैरेसमेंट के लिए बैठा रखा है, भाई इंडस्ट्री भागे यहाँ से। यहाँ तक कि किसी एक बड़े ऑफिसर ने हमें यहाँ तक भी कहा, ऑटोमोबाइल वालों को, कि भाई हमें तुम्हारी टैक्स की जरूरत नहीं है। हमने कहा 1000 करोड़ रुपया साल का हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, और उसके बाद इनकम टैक्स और ये सब चीज़ दे रहे हैं। वो कहते हैं हमें तुम्हारी टैक्स की जरूरत ही नहीं है, आप ये पेट्रोल इंडस्ट्री या ये डीजल की हुआ है तुम्हारी व्हीकल्स, आप ये डीलरशिप कहीं और लेके चले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी।
और मिसयूज और उसके वायलेशन के नोटिस मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बड़ी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये सोचना चाहिए कि भी जो कैपिटल सब्सिडी है ये सारे इंडिया में एक लागू हो, और इंडस्ट्री के लिए तो जो पॉलिसी बननी चाहिए सारे इंडिया की एक बननी चाहिए। स्टेट टू स्टेट जो वेरी कर रही है ना, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए भी, इक्वलाइजेशन के लिए भी। आज के दिन पहले क्या लोग तो असम चले जाते थे, अब हिंदुस्तान लीवर जैसा कभी हिमाचल चला जाएगा, कभी असम में चला जाएगा, या वो महाराष्ट्र में जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ना। अब हमारी छोटी इंडस्ट्री जिसके अंदर 10-20 करोड़ की हमारे पे पूंजी है, उसको लेके हम सारे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ घूम लेंगे। वो तो अरबापति खरबापति लोग हैं, उनको बैंक भी लोन दे देगा, कोई सिक्योरिटी भी नहीं मांगता। 100 करोड़ का लोन है, 20 करोड़ की फैक्ट्री है, उनको मिल जाएगा। 1000 करोड़ लोन मिल जाएगा, अडानी साहब को मिल जाएगा। हमें कौन लोन देता है? मतलब आपका कहने का मतलब यही है गल साहब कि बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से नीतियां या बजट में ध्यान देने के बजाय छोटे जो उद्योगपति हैं जो 10-20 करोड़ रुपए तक की या उससे 40-50 करोड़ रुपए तक की जो इंडस्ट्री है उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, ये जरूरी है। देखिए अपने पास इंडस्ट्री 4 तरीके, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जो माइक्रो इंडस्ट्री है 90% ऑफ इंडस्ट्रीज माइक्रो इन नेचर। माइक्रो क्या है, सिर्फ 25 लाख से 1 करोड़ तक का बजट है उसका, उसी में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है, उसी में सब गवर्नमेंट भी उसको फोकस करती है, लेकिन उसके लिए कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। वो उसको लार्ज यूनिट से compete करना पड़ता है, पर वो खुद ही वन मैन शो है, वही मालिक है, वही अपना इंचार्ज है, सब कुछ वो है। इसलिए छोटी इंडस्ट्री पे फोकस गवर्नमेंट नो डाउट कर रही है, लेकिन और भी चीज़ें इसको बढ़ाई जा सकती हैं। सर एक आजकल जो वो लगातार पिछले 2-3 बजट में खासतौर पर हमने, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, 2-3 बजट में हमने खासतौर पे देखा है कि ई व्हीकल के ऊपर सरकार कुछ ज़्यादा फोकस कर रही है। आप इसी इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या आज भी खामियां हैं? क्या बजट में और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है? और जो आप एक पॉइंट जो रेज कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ई व्हीकल पॉलिसी बनाई थी बहुत बढ़िया बनाई थी। हम लोग सब बहुत खुश थे कि चलो एक ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लोगों के लिए, हमारी आने वाली संतानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है वो इससे हम बचेंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसके अंदर बैटरी की आई। बैटरी इतनी कॉस्ट है कि जितनी स्कूटर की कॉस्ट नहीं उतनी बैटरी की कॉस्ट। नंबर 2 अवेयरनेस नहीं थी। नंबर 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई, चाइनीज़ 200-250 चाइनीज़ से सामान मंगा के 200-250 कंपनी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया, और वो छोटी छोटी जगह में स्कूटर 3 व्हीलर बना बना के बाज़ार में बेचने शुरू कर दिए, जिनकी ना कोई क्वालिटी थी, ना कोई स्टैंडर्ड था, ना उनकी कोई टेस्टिंग थी। और इवन आपको मालूम होगा पहले तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी, रिक्वायरमेंट भी नहीं थी रजिस्ट्रेशन की, ड्राइवर के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। इन चीज़ों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था गवर्नमेंट की पॉलिसी में। जब गवर्नमेंट पॉलिसी लाए तो सबसे पहले उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि इस पॉलिसी को किस तरह से हमने लागू करना है, इसके इफ़ एंड बट्स जरूर देखने चाहिए, इसके फ़ायदे और नुकसान भी देखने चाहिए, वो कभी नहीं देखा। दूसरा, अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले जो भी चीज़ लाएँ, देखिए हर एक इंडस्ट्री को लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी देती है। ई व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी थी। इसके अंदर जो सब्सिडाइज अगर ये करते शुरू के अंदर तो लोगों को एक क्रेज़ होता। आज के दिन क्या है, 1 लाख का स्कूटर है, 50,000 की बैटरी है उसकी, 3 साल में 4 साल में बैटरी ख़त्म। अब 4 साल में अगर पेट्रोल का स्कूटर 80,000 का ले रहे हैं तो उसका रिपेयर हो जाती है 8-9 हज़ार रुपये में, 10,000 रुपये में। बैटरी 50,000 की लेगा, जिसने लोन पे स्कूटर लिया, स्कूटर की किस्तें ख़त्म होगा, 50,000 की बैटरी लाएगा, उसकी किस्तें शुरू हो जाएंगी। तो वो आदमी सोचता है यार मैं तो ये अपने ऊपर मुसीबत ही मोल ले ली। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बहुत अच्छी पॉलिसी है। सबसे पहले तो बैटरी की कीमत कम ला के गाड़ियों की कीमत कम आनी चाहिए। जो पेट्रोल डीजल की कीमत है गाड़ी की, उसी कीमत में ई व्हीकल मिलना चाहिए, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे स्कूटर है, चाहे 4 व्हीलर है। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक क्रेज़ भी बनेगा, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बनेगी कि भी मैं चलो यार उसी कीमत में। आज दिन पेट्रोल की गाड़ी 6 लाख की, वही गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक है वो 12 लाख की, तो 12 लाख कहाँ से खर्च करेगा बेचारा 6 लाख वाला। 6 लाख का लोन लेना तो मुश्किल होता है उसके लिए, 12 लाख का लोन और फिर उसकी किस्तें और फिर उसकी बैटरी की कॉस्ट। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देने का चाहिए। अंतिम सवाल लेंगे सर। आप गोयल साहब, कोई और आपको लगता हो कि जो इंडस्ट्रिस्ट की नज़र से वित्त मंत्री जो हैं उनको आप सुझाव देना चाहते हो, या कोई आपकी
उम्मीद हो कि ये होना चाहिए बजट में, उम्मीद करते हो आप? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इससे बड़ा नेक्स्ट सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्सेस का। इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं जो बहुत हाई है इंडिया में आज भी, क्योंकि टैक्सेशन अब हमें थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल बढ़ाना चाहिए। ट्रस्ट लेवल का मतलब इतना बड़ा रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस मल्टी फोल्ड हो गए सभी कलेक्शंस के लिए। जितनी ये चेकिंग है, दूसरी अनट्रस्ट है, जो रेड्स हैं इनकम टैक्स की, वो एक कॉमन आदमियों पे ख़त्म होनी चाहिए। दैट शुड बी ऑन द वेरी लार्ज ग्रुप्स, जो कि अनअकाउंटेड आजकल कोई चांस नहीं है, कहीं पे भी कोई गलती करेगा वो पकड़ा ही जाएगा। जो पकड़ा जाएगा उसके लिए हर आदमी रेडी है। कंप्लाइंसेस मैं तो कहता हूँ 99 नहीं 100% कंप्लाइंसेस इंपॉर्टेंट, और हर आदमी करता है उसको। डायरेक्ट जितने टैक्सेस हैं, इसके इनकम टैक्स हैं जो स्लैब्स, इसकी रेट काफ़ी कम करने चाहिए, ताकि जितने मिडिल क्लास जो है वो एक बहुत ज़्यादा पिसती है इसमें। मिडिल क्लास के टैक्स बहुत हाई हैं, सेविंग्स करने का, कुछ सेविंग भी करने के टैक्स बचाते हैं, लेकिन वो टैक्स स्लैब इतनी हाई है कि उसके पास नेट इनकम कम रह जाती है। क्योंकि अगर जितना उसके हैंड में कैश ज़्यादा आएगा, उतनी बाइंग वो ज़्यादा करेगा, उतनी स्पेंडिंग ज़्यादा करेगा। उसको इनडायरेक्ट वे से वो एज ए GST, एज अदर रेवेन्यू, एज अ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो उसमें भी कवर होता है। अगर साहब क्या टिप्पणी करेंगे बजट से उम्मीद के साथ या फिर सुझाव के लिए? देखिए, सुझाव के लिए ये है कि MSME के ऊपर जो है फैसिलिटीज़ इमीडिएटली बहुत अच्छी तरह से देनी चाहिए। आज के दिन MSME में तकरीबन 30 से 35% तो एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है, और हिंदुस्तान की GDP का 45% MSME से आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये GST की कंप्लायंस है, ये बहुत सख्त ज़्यादा कर दी है। यहाँ तक हो रहा है कि किसी आदमी की 10 करोड़ की सेल थी, उसका टोटल साल का 1,80,00,000 रुपया GST बनता था 18% के हिसाब से, और उसको 1.5 करोड़ का एक नोटिस आया कि तुमने ये टाइम पे रिटर्न नहीं भरी, उसका एक ये 50,000 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं दिया था, और उसके ऊपर 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। तो इस तरह की जो कंप्लायंस है, हरेसमेंट है, टॉर्चर है, ये इन चीज़ों को सोचते हुए फाइनेंस मिनिस्टर को इमीडिएटली अपने डिपार्टमेंट को बताना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं। इस तरह की हरेसमेंट आम आदमी को होनी चाहिए, और कंप्लायंस के लिए टाइम देना चाहिए। अगर एक छोटी सी गलती किसी से हुई है, अभी नया नया GST लगाया, आधे लोगों को तो पता ही नहीं, बेचारे अनपढ़ भी हैं बहुत सारे, फिर वो मेल आएगी जी, मेल कई बार नहीं देख पाता आदमी, बिजी होता है बिजनेस के अंदर, अब वो 24 घंटे या तो मेल चेक करता रहे बैठा हुआ, एक मेल मिस होगी आपकी, वो इसी टाइम आपके पास पेनल्टी का नोटिस और ये सब आ जाएंगे। फिर पीछे फिर जो कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, इस काम में रह गया। अब हाई कोर्ट में जाओ तो वो कहते हैं जी 2.5 लाख तो फीस मांगता है वकील, उसके बाद अपना वो कहते हैं जी 20% जमा करा के आओ, तो इसी काम में रह गया बेचारा। बिजनेस क्या करेगा, इनकी कंप्लायंस पूरी करता रहेगा। तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ों को गवर्नमेंट के जो टैक्स स्ट्रक्चर है, GST का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, जो किसी तरह का भी, उसको कंप्लायंस के लिए टाइम देना चाहिए, सिंपल बनाना चाहिए, और अगर छोटी इसकी गलती है तो इसकी इतनी बड़ी पेनल्टी ना हो कि वो आदमी डर के मारी अगली बार नंबर 2 में काम शुरू कर दे, नंबर 1 का नाम ही भूल जाए। जनता टीवी की बजट चौपाल में अब हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, इस ट्राई सिटी का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां पर तमाम जो ट्रेन यहां से निकलती है। और बजट में अब जो है वो रेल बजट अलग नहीं है, बल्कि एक ही बजट है। 2025-26 का जो बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पेश करेगी, उसमें सभी सेक्टर पर जो एलोकेशन होगी, उसमें रेल विभाग भी है, रेल मंत्रालय भी है। और रेल में किस तरीके की सुविधाएं लोगों को अब तक मिल रही है, और ज़्यादा रेल में सफ़र करने वाले यात्री क्या उम्मीद करते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और तमाम जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म से पहले की जो विंडो है, जहाँ पर जो है वो लोगों को टिकट जो है वो लेनी है, उसकी आप लाइन देख रहे हैं। और किस तरीके से जो है वो लोग जो है वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा क्या अच्छा होना चाहिए ट्रेन के लिए, बढ़िया व्यवस्था क्या और होनी चाहिए? इतनी आबादी को लेकर तो ट्रेन और ज़्यादा से ज़्यादा चलनी चाहिए। जी, मतलब ये आबादी और यहाँ लाइन लंबी, और ये आपको लगता है कि इसमें और सुधार की जरूरत है? जी जी बिल्कुल। किस तरीके के सुधार होने चाहिए, थोड़ा बताओ। ऑनलाइन टिकट के लिए जैसे कुछ भी जो भी व्यवस्था की जाए वही होगी। जी, तो ये देखिए जो सफ़र करने वाले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। एक आपको क्या लगता है कि ट्रेन में जब जाते हैं भीड़ होती है, कुछ और सुविधा होनी चाहिए? आप क्या कहेंगे, आपको किस तरीके के सुधार की जरूरत है? ट्रेन में जनरल के डिब्बे पहले तो बढ़ा देने चाहिए। जी,
ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी आसानी से ट्रेवल कर सके। देखते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ होती है जनरल डिब्बे में, क्योंकि ज़्यादा 2-3 डिब्बे होते हैं जनरल के। तो अगर जनरल के डिब्बे बढ़ेंगे तो अच्छा सुविधा होगी। हाँ, एक तो यही होना चाहिए कि डिब्बे बढ़े और ट्रेनें भी बढ़े। ट्रेन कम होती है और बल्कि वो रिजर्वेशन भी नहीं हो पाता, कहीं कहीं महीने पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। और गरीब लोगों को तो और भी जनरल डिब्बों में जगह ही नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती है। तो यही है। जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सुविधाएं मिलती है, मतलब जो एक यात्री को अगर इंतजार करना पड़े ट्रेन का तो सुविधा मिलती है। हाँ, सुविधा मिलती है पर इतनी अच्छी सुविधाएं अभी नहीं मिल पाती। जैसे पानी की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए, तो थोड़ी मिलनी चाहिए और ज़्यादा। प्लेटफॉर्म की हलचल देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। इनका यही कहना है कि और ज़्यादा ट्रेन जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, जनरल जो डिब्बे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने चाहिए। इस तरीके की बजट से उम्मीद जो है वो रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों को है। कुछ और लोग हैं, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपको क्या लगता है कि और बेहतर क्या होना चाहिए? भारत की जो ट्रेन भीड़ का सिस्टम ठीक होना चाहिए, टिकट टाइम पे मिलना चाहिए। भीड़ भाड़ जो है बाकी चीज़ है, कम से कम ये तो सही होना चाहिए। लेडीज़ के लिए आप देखो कितना जंगवट है यहाँ। ये प्लेटफॉर्म पर भीड़ की बजाय लोगों को सुविधा ट्रेन ज़्यादा चले या किस तरीके से सुधार कैसे हो सकता है? मतलब आपको लगता है कि ये होना चाहिए? सजेशन तो क्या क्या कहेंगे, वो तो खुद जानते हैं, लेकिन कम से कम ये तो सही होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। जी जी। देखिए जो वो कह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ है, इस भीड़ की बजाय लोगों को ऐसी सुविधा जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो बेहतर होनी चाहिए। साफ़ सफाई की भी ज़रूरत लोग जो है वो महसूस करते हैं। तो ये तमाम जो सुझाव हैं वो लगातार जनता टीवी के खास कार्यक्रम बजट चौपाल में निकल कर आ रहे हैं। और इस वक्त हमने चंडीगढ़ जो रेलवे स्टेशन है, ट्राई सिटी का बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लोगों के सुझाव जो है वो लिए हैं। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपको क्या लगता है क्या और बेहतर होना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? पहली बार बैठूं। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार ही सफ़र, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर हमारे हिसाब से देखो यहाँ होना चाहिए कि जब तक ये अधिकारी इनसे कोई टिकट के बारे में पूछे बिल्कुल सही से बिल्कुल नहीं बता पाते, बिल्कुल नेट के बोलते हैं। अब जनता भी ऐसी हो जाती है और ये भी जाहिल वाल बात करते हैं। इनसे कुछ पूछने लोगों कि दिल्ली को जाने वाली ट्रेन तो ये नेट के बोलेंगे कि पीछे को ये कोई तरीका है इनका बोलने का? बताइए। जब ये अधिकारी सुधरेंगे तो जनता भी सुधरेगी। अभी नहीं इतना तरीका है नहीं, बताइए। ट्रेन में सुविधाएं या ट्रेन ज़्यादा चलाने की बात या फिर ट्रेन में जो वो इंतज़ार जब करते तो प्लेटफॉर्म पे सुविधाओं की बात करें, वो ठीक है? वो भी सीट ठीक नहीं है। किसी से कुछ भी पूछो कोई बताने को तैयार नहीं। ट्रेन का पता लगता है, इनसे पूछते हैं कौन सी ट्रेन कब जाएगी, ये भी नहीं बता पाते हैं। और बिल्कुल अंदर से भी ऐसी पड़ी रहती है गंदी, कहीं से कोई सुविधा की ऐसी बात नहीं है, बताइए। जनता टीवी के खास कार्यक्रम बजट चौपाल में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जनता टीवी।